प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वर्ण का उच्चारण। वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा। तो चलिएगा देखते हैं इसको। आज का हमारा क्लास नंबर 5 है और इससे पहले आपने 4 क्लास को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आपने अल्पप्राण महाप्राण कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं और यहाँ कई सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। तो आज जो है वो वर्णमाला एक पूरे कंप्लीट तरीके से पूरा हो जाएगा। चलिएगा, वर्ण का उच्चारण स्थान। कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न अंग से बोला जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। मुख के 6 अंग होते हैं। मुख के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं, जैसे कि कंठ हुआ, तालु हुआ, मूर्धा हुआ, दांत, होठ और नाक। ये 6 अंग होते हैं जहाँ से हम हर एक वर्ण का उच्चारण करते हैं। कोई वर्ण कंठ से बोला जाता है, कोई तालु से बोला जाता है, कोई आपका मूर्धा से साउंड निकलता है, कोई दांत के स्पर्श से, कोई होठों के स्पर्श से और कोई नाक के स्पर्श से बोला जाता है। तो जानते हैं इसको डिटेल में। कंठे वर्ण में क्या आता है? कंठ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे कंठ और जीभ के निचले हिस्से के स्पर्श से बोला जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसमें ए आ आएगा, क वर्ग आएगा। क वर्ग में आपका होता है क, ख, ग, घ और अन, ये आ जाएंगे क वर्ग के अंतर्गत। फिर विसर्ग आएगा। विसर्ग में जैसे आप लिखते हैं प्रातः, तो ये भी आपका वर्ड जो है वहीं से बोला जाएगा। विसर्ग भी आपके ये जो है यहीं से बोले जाते हैं, कंठ और जीवा के निचले हिस्से से। ह भी आपका यहीं से बोला जाता है। आगे चले तो तालव्य वर्ण। तालव्य जो ध्वनि होती है, तालव्य ध्वनि आप बोल दिए यहाँ पर, या फिर तालव्य वर्ण भी कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। तालु और जीवा के स्पर्श से बोला जाने वाला वर्ण। तालु क्या होता है? जो हमारा मुंह होता है और उसके अंदर पीछे आपको इतना सा कुछ दिखाई देता है, उसको बोलते हैं तालु, ठीक है। मुख के अंदर पीछे जो दिखता है ना आपको, आ करेंगे जब, तो वो होता है तालु। तालु और जीवा के स्पर्श से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा होता है? ई आएगा इसके अंतर्गत। छोटी बड़ी च वर्ग। च वर्ग में क्या होता है? च होता है, छ होता है, ज, झ और आपका य होता है। ये हो जाएंगे य और स, ये बोले जाते हैं आपके तालु के स्पर्श से। मूर्धा वर्णों को देख लेते हैं। मूर्धा कौन से होते हैं और कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धा और जीवा के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण री। देखिए, जब आप की जीभ के ऊपर जो है, एक जीभ के ऊपर के हिस्से से जो वर्ण बोले जाते हैं, वहाँ से इसकी बात हो रही है मूर्धा की। इसमें री आता है, आपका ट आता है, ठ आता है। अब बोलकर देखिए, जीभ जो है आपकी मुख के ऊपरी भाग पर लगती है। ट वर्ग। ट वर्ग में आते हैं आपके ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, और अन। ये आते हैं आपके ट वर्ग के अंतर्गत। र और मूर्धा श, इस श का नाम भी मूर्धा श ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि हमारे जो मूर्धा ध्वनि है वो कौन कौन सी है। दंते की बात करें तो दांत और जीवा के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, अर्थात आप बोल सकते हैं जिनका उच्चारण दांत के ऊपरी दांतों पर जीवा लगने से होता है, ठीक है। ऊपर के जो दांत है उन पर जीवा लगने से होता है। आप मेरे साथ साथ बोलकर भी देख सकते हैं, आपको ठीक वैसा ही साउंड आएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूपी टेट में कि दांतों के ऊपर के दांतों पर जीवा लगने से किसका उच्चारण होता है? तो इसको बोलते हैं दंते ध्वनि का उच्चारण होता है। इसके अंतर्गत त वर्ग आता है। त वर्ग में आपका त होता है, थ होता है, द होता है, ध होता है और न होता है इस त वर्ग के अंतर्गत। फिर ल आपका यहीं से बोला जाएगा और स भी यहीं से बोला जाएगा। आगे चले, ओष्ठी ध्वनि। ओष्ठी ध्वनि में क्या होता है? दोनों होठों के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे कि ओ, आपका होठों का ही प्रयोग होगा, देखना। ओ। प वर्ग में क्या होता है? प होता है, प होता है, ठीक है, ब होगा यहाँ पर और भय होगा तथा मैं होगा। ये जो ध्वनियाँ होती हैं ये प वर्ग के अंतर्गत आती हैं। कंठ तालव्य। कंठ तालव्य में जहाँ कंठ का और तालु का प्रयोग होता है जिन ध्वनियों को बोलने में, और कंठ और तालु में जीवा के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं, जिसमें ए आई आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी और यूपी टेट के पेपर में। आगे चले, कंठे ओष्ठ ध्वनि। कंठ ओष्ठ ध्वनि कौन सी होती है? जहाँ कंठ के द्वारा जीवा और होठ, कंठ ओष्ठ, जीवा और होठ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण, जो इसमें आते हैं आपके ओ और क्या आता है आपका औ आते हैं। ये दोनों ध्वनियाँ जो है आपके कंठ और जीवा के स्पर्श से तथा होठों के स्पर्श से बोली जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2011 में।
दंते ओष्ठ ध्वनि, दंते ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, इसको देख लीजिए। दंते ओष्ठ होता है जहाँ दांत से जीवा और होठों के कुछ भाग कुछ योग से वर्ण बोले जाते हैं, यानी कि किस किस चीज़ का प्रयोग होता है, दांत, जीवा और होठ का, और यहाँ से जो वर्ण बोले जाते हैं उसमें आता है व। बोलकर देख लीजिए तो भी आपका पता चल जाएगा। होठ, दांत और जीवा तीनों का प्रयोग होता है इसमें। टीजीटी 2009 में ये क्वेश्चन बना था। संयुक्त अक्षरों का उच्चारण, संयुक्त अक्षरों का जो उच्चारण है इसमें क्या है कि हिंदी में जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वे 3 रीतियों में होते हैं। कितने में होते हैं, 3 रीतियों के अंतर्गत आते हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी ध्वनि आएगी, संयुक्त ध्वनि है, संपृक्त ध्वनि है और युग्मक ध्वनि है। संयुक्त ध्वनि की अगर बात करते हैं तो संयुक्त ध्वनि 2 या फिर 2 से अधिक ध्वनियां जब परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए, 2 या 2 से अधिक जब व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती है तब वे संयुक्त ध्वनियां कहलाती है। जैसे अधिकतर संयुक्त ध्वनियां तत्सम शब्दों में मिलती हैं देखने को, और शब्द के आरंभ में यह ध्वनि प्राय पाई जाती है, मध्य और अंत में कम होती है। ठीक है, कभी कभी कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जो मध्य में आपको और अंत में देखने को मिलेगा, वरना तो ये ध्वनि जो है संयुक्त ध्वनि ये शब्द के प्रारंभ में ही होती है। देख लीजिएगा कौन कौन से वर्ड इनसे बनते हैं, जिसमें आता है आपका प्रार्थना, आपको स्टार्टिंग में देखने को मिला। 2 ध्वनियां हैं प और र, और एक स्वर के साथ में मिलकर बनती है, आ स्वर है यहाँ पर। प्र, क्लान, प्राण, प्रारंभ, इसमें लास्ट में भी है। ठीक है, और प्रकाश, इस तरह के देखिएगा जो शब्द हैं वो संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। सेकंड नंबर पर आता है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि एक ध्वनि जब 2 या फिर 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह संपृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे संबल, यहाँ जो है वो से, ब ध्वनियों के साथ में म ध्वनि भी संयुक्त हुई है। संबल में क्या है, स, म और ब के साथ में क्या है, स और ब के साथ में म ध्वनि भी संयुक्त हुई है, उसको बोलते हैं संपृक्त ध्वनि। युग्मक ध्वनि कौन सी होती है भाई, युग्मक ध्वनि को भी जान लीजिएगा। जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व, जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व यानी कि जब कोई एक ध्वनि, एक ही ध्वनि है और वो 2 बार आती है, जैसे आधा क और फिर से पूरा क आ गया। ठीक है, फिर से पूरा क आ गया, और फिर आधा में और पूरा में आ गया, आधा च और पूरा च आ गया। ठीक है, जैसे बच्चा। ठीक है, यहाँ पे चम्मच, इस तरीके से, और यहाँ पे आपका बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलती हैं, जैसे दिक्कत हो गया, इसमें दिक्कत, इस तरीके से प्रसन्नता। देखिए ये जो ध्वनि है, युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के बीच में ही आपको देखने को मिलती है, जो एक ही वर्ड 2 बार आता है वो बीच में आपको देखने को मिलता है। और पीजीटी 2005 में तो प्रसन्नता शब्द आया था, पूछा गया था प्रसन्नता शब्द में कौन सी युग्मक ध्वनि है, कौन सी ध्वनि है, तो आप बताएंगे युग्मक ध्वनि है। दिक्कत वर्ड ऐसा ही है, अक्षुण है, उत्फल है, उत्फल में 2 लय आए हैं, अक्षुण में 2 अणा आए हैं, दिक्कत में 2 आधे क आए हैं, प्रसन्नता में न है 2 बार, और दिल्ली में लय 2 बार है। तो इस तरीके से लड्डू हुआ, बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जो युग्मक ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में तो हमें यहीं तक देखना था, हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाता है वर्णमाला। अब जो हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना वो संधि पर करेंगे, और अभी संधि पढ़ेंगे हम अगले हफ्ते में। इस हफ्ते में हम देखेंगे 3 दिन है ना लास्ट के, तो इनमें हमने क्या बताया था आपको, कल जो हमारा क्लास होगा वो संस्कृत साहित्य पर होगा, और व्याकरण का क्लास मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे होता है। व्याकरण का क्लास कब होता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, मंडे में होता है, ट्यूसडे में होता है, और आपका वेडनेसडे में होता है। ये 3 दिन होता है आपका व्याकरण का क्लास। इन 3 दिन क्या चलता है, हमारा व्याकरण चलता है। अब जो आपका क्लास होगा नेक्स्ट क्लास यानी कि आपका थर्सडे, आपका क्या होगा थर्सडे में, और आपका फ्राइडे में, तथा आपका सैटरडे में। इन तीनों दिन हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत साहित्य को, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्लास हमारा संस्कृत साहित्य पर होगा। संस्कृत बहुत ही अच्छे से उसको कवर करेंगे, साहित्य, और बहुत ही जल्द आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। जैसे हम 3 दिन पढ़ते हैं तो 2 हफ्ते के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 6 से 7 क्लास में ही। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।